नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी और इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। मोहाली जिले के जीरकपुर पटियाला हाईवे पर देर रात तेज रफ्तार की एक बीएमडब्ल्यू कार ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। 3 युवक जो इस बाइक पर सवार थे उसमें से एक की मौत हो गई और बाकी 2 घायल हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 32 अस्पताल में इन लोगों को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। इनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। पर सवाल जो है वो ये उठता है कि एक के बाद एक, चाहे वो पुणे का पोर्शा का केस हो जिसमें 2 जवान जिंदगियां ले ली गई इस तरीके से तेज रफ्तार कार ने। अभी गुरुग्राम, हमने नोएडा में भी देखा, एक ऑडी कार से की टक्कर से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश में एक नेता के काफिले की गाड़ी ने टक्कर मारकर 2 लोगों की जान ले ली। तो तेज रफ्तार का जो कहर बना हुआ है उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ गुरप्रीत चीना, हमारे सहयोगी, जुड़ रहे हैं। गुरप्रीत, पूरी खबर विस्तार से बताइए और क्या हालत है उन लोगों की अभी जो घायल है। जी बिल्कुल। जो ये एक्सीडेंट हुआ है ये जो वहाँ पे पुलिस ने अभी तहकीकात की है और इन्वेस्टिगेशन किया है, जिसमें ये पाया गया है कि तेज़ रफ्तार से ये गाड़ी आ रही थी और अपना कंट्रोल खोती हुई पहले बाइक में लगी। उसके बाद बाइक वालों को हिट करने के बाद वहाँ के पे भागने की कोशिश की, फिर ये ट्रक में लगी, लेकिन कहीं ना कहीं ड्राइवर वहाँ से भाग गया। जो स्थानीय लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने के बाद पुलिस जो गाड़ी है वो पुलिस स्टेशन में ले गई। और अगर देखा जाए तो गाड़ी की तस्वीरों से तो सभी की सभी एयर बैग खुल गए, तो जिससे ये क्लियर हुआ, मैकेनिकल सर्वे भी कराया जा रहा है कि कहीं ना कहीं तेज रफ्तार से चल रही थी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये पटियाला हाईवे पे ये पता है कि आसपास लोग रहते हैं और कई बार हमने देखा है वहाँ पे रूटीन में चेकिंग भी होती है, तो ऐसी जगहों पे क्यों नहीं कोई स्पीड गवर्नेंस लगाया जाता ताकि ऐसे जो एक्सीडेंट है उससे बचाव हो सके। अब पुलिस का ये कहना है कि हम लगातार एड्रेस ले रहे हैं, क्योंकि एड्रेस हिमाचल प्रदेश का रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो ड्राइवर चला रहा था वो कहीं और का रहने वाला है। इस बात को लेके लगातार तहकीकात की जा रही है, लेकिन अभी तक ड्राइवर की गिरफ्तारी नहीं हुई और जो गंभीर हुए थे उनको ऑलरेडी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड है, जब वो स्टेटमेंट देंगे उसके बाद आगे भी तहकीकात की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ड्राइवर वहाँ से भाग जाता है, क्या उसने कोई ड्रिंक की थी या नहीं की थी, ये नहीं आएगा, जिससे जो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होएगी। पर पुलिस का कहना है कि हम लगातार रेड्स कंडक्ट कर रहे हैं ताकि हम पता कर सकें कि वो कहाँ पे है और जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लें। बैक टू स्टूडियो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी कड़ी में जैसे मैं आपको बता रहा था कि लगातार हमने पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक तेज रफ्तार का जो कहर है सड़कों पर वो देखा है। पुणे का पोर्शा केस जो है वो अब इस वक्त पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में क्या अपडेट है जरा आपको बता दें। अब नाबालिग जो लड़का गाड़ी चला रहा था जिसके ऊपर आरोप है, उसके पिता और दादा के बाद नाबालिग की मां जो शिवानी अग्रवाल जिनका नाम है, उसको भी क्राइम ब्रांच के रडार पर है, उनको ढूंढा जा रहा है। आरोप यह है कि शिवानी अग्रवाल ने ड्राइवर को इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने बेटे का सारा इल्जाम अपने सिर पर लेने के लिए कहा था। कल से शिवानी अग्रवाल आउट ऑफ रीच बताई जा रही है। क्राइम ब्रांच ने पहले भी उनका बयान दर्ज किया था, जिसके बाद इस समय शिवानी अग्रवाल से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उस रात पोर्शा गाड़ी में नाबालिग आरोपी के साथ 2 अन्य लोग मौजूद थे। दोनों माइनर बताए जा रहे हैं और दोनों नाबालिग का बयान भी दर्ज किया जा चुका है। अब एक उसे बचाने की कोशिश में आप देखिए कि किस तरीके से एक के बाद एक कड़ियां खुल रही हैं। लड़के का पहले पिता को पकड़ा गया, फिर उसके दादा को पकड़ा गया, अब उसकी मां की तलाश है और साथ ही साथ वहां पर जो पुलिस वाले थे उनके ऊपर जांच हो रही है। 2 डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया है। दोनों जो डॉक्टर हैं, अजय तावड़े और श्रीहर अर्नौल, और सफाई कर्मचारी अतुल जो हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस कुछ संदिग्धों के खून के नमूने लेकर उनकी जांच जो है वो भी कर सकती है। ससून अस्पताल में दी गई जो महिला के रक्त का परीक्षण किया जा रहा है। नाबालिग की मां होने का इस पर शक जताया जा रहा है, यानी कि जो खून बदला गया था वो खून हो सकता है कि नाबालिग लड़के की मां का खून हो, जिसको वहां पर दिया गया और उसको बदल दिया गया। ससून में रक्त के नमूने बदलने का उद्देश्य से एक महिला और 2 बुजुर्गों के जो नमूने हैं वो लिए गए हैं। पुलिस को शक है कि यह महिला नाबालिग बच्चे की मां हो सकती है।
वहीं अजीत पवार के मामले को लेकर अपना कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि बार बार बात हो रही थी कि देखिए पुणे में हैं तो हो सकता है उनका कोई इन्वॉल्वमेंट हो, उन्होंने क्या फ़ोन किया था या उनके एमएलए ने इस पर कोई फ़ोन किया था। अपने आप को नारकोटिक टेस्ट जो है उसके लिए भी तैयार हैं अजीत पवार, ऐसा उन्होंने कहा है। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस मामले में आरोपियों को सख्त सजा देने की बात कही है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं कांग्रेस महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले ने पुणे केस में सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं पर आपको यह भी बता दें कि वडगांव शहरी से एनसीपी के विधायक सुनील टिंगरे इस समय आउट ऑफ रीच चल रहे हैं। इन्हीं पर आरोप है कि इन्होंने पुलिस पर दबाव बनाया था। अब ये मामले जो हैं ये सिर्फ पुणे हो या जीरकपुर तक ही नहीं है, कानपुर में भी एक रैश ड्राइविंग का बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 16 साल के एक नाबालिग लड़के ने 5 महीने के अंदर ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हुए 2 बार रैश ड्राइविंग के मामले उनके सामने आए, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हुई है। दूसरी बार मामला सामने आने के बाद कानपुर पुलिस ने 21 अप्रैल को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसे इटावा के किशोर गृह भेजा गया है। आरोपी ने 29 अक्टूबर 2023 को कानपुर के गंगा बैराज स्थित एक दुकान पर रैश ड्राइविंग की और जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद 31 मार्च 2024 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उसके बाद तेज रफ्तार से ड्राइविंग करने का एक और उसका मामला सामने आया, जिसमें एक शख्स को उसने घायल कर दिया। इस मामले में आरोपी के खिलाफ धारा जो है वो 269, 338 और 308 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये मामले भी हैं और साथ ही साथ बुधवार को उत्तर प्रदेश के गोंडा में कैसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण शरण सिंह के काफिले से एक बाइक को टक्कर लगी, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई और एक महिला घायल हो गई। करण भूषण सिंह के काफिले में एक चल रही कार तेज रफ्तार से चल रही थी, बेहद खतरनाक तरीके से चल रही थी। उसके बाद यह हादसा हुआ। पुलिस ने मामले में केस दर्ज करते हुए आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण सिंह इस बार कैसरगंज से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। आपको बता दें, ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जब महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, उसके बाद उनको वहां से टिकट नहीं दिया गया, उनके बेटे को दिया गया। तो ये इस तरीके के और खास तौर से जो बच्चे हैं, जो नाबालिग बच्चे हैं, जो अभी जिनको लाइसेंस नहीं मिला हुआ है और अमीर माँ बाप के बच्चे हैं, उनको इतनी महंगी गाड़ियां देकर सड़क पर उतार दिया जाता है और वो किस तरीके से सड़कों को एक बिल्कुल रेस ट्रैक बनाकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, उससे कई मामले सामने आए। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रोहित बलूजा साहब जुड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट है इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन के। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, ये 2 चीजें दर्शाता है। एक तो यह भी दर्शाता है कि किस तरीके से धड़ल्ले से माँ बाप ही उनको पता भी है, उसके बाद भी ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की जाती है, बिना लाइसेंस के लोगों को गाड़ियां दे दी जाती हैं। और दूसरा, ये ट्रेनिंग जिस तरह की है वो शायद चाहिए जो हाई एंड गाड़ियां हैं इनको हैंडल करने के लिए, उस बिना ट्रेनिंग के कई लोगों को तेज रफ्तार की गाड़ियां दे दी जाती हैं और उसका नतीजा लोगों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ता है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमने 4, 5, 6 एक्सीडेंट्स को दर्शाया यहाँ पे, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि भारत में 820 लोग हर रोज सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। आधे हमारे इसमें रिपोर्टेड होते हैं, आधे नहीं होते हैं। हमें सबसे बड़ी ज़रूरत इस वक्त ये है कि इन्वेस्टिगेशन सही हो और इन्वेस्टिगेशन से पहले जो हमारे उल्लंघन हो रहे हैं रोज, वो ना हो। अब आज देखिए, जितने भी आप देखिए हमारे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के केसेस होते हैं, वो इंडियन पीनल कोड के जरिए वो हम उसको करते हैं, लेकिन क्या हमारी पुलिस ट्रेंड है इसके लिए? तो हमारी बहुत बड़ी कमी है हमारी पुलिस में, पहले इन्फोर्समेंट की और दोबारा इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सीडेंट्स की। अगर आप करेंगे इन्फोर्समेंट सही तो लोग अपने आप सीखेंगे, डर होगा, दहशत होगी। लेकिन आज हम मोटर व्हीकल एक्ट को देखिए, कहाँ तक हम जानते हैं कि आज हमारे 3 ऐसे नियम हैं कि आपको लाइसेंस सही होना चाहिए, एज लिमिट सही होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गाड़ी दे रहा है या कॉज कर रहा है, वो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट का एक 180 सेक्शन है जो कि बहुत स्पष्ट है और वो हम उसका इस्तेमाल नहीं करते।
दूसरी चीज ये है कि हमारे 3 और सेक्शन है जो कहते हैं मोटर व्हीकल एक्ट का, कि अगर आपकी गाड़ी को रुकना है, कब रुकना है? अगर एक्सीडेंट हो तो रुकना है। ड्यूटी है हमारी ओनर की कि अगर कोई भी दुर्घटना हो तो हम उसका ज्ञान दें, इंफॉर्मेशन दें। और तीसरी चीज है कि अगर आप किसी को हिट करते हैं तो आप जा नहीं सकते, आपको वहां रुकना है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे आपने सही कहा कि ये हमारी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। लेकिन बहुत बड़ा आज आप लोगों के जरिए जो ये आप पेश कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे नए जो एक्ट आए हैं, मोटर व्हीकल एक्ट 199A, 199A, जो कहता है कि जुविनाइल अगर गाड़ी चलाता है तो पूरी जिम्मेवारी उसकी, उसके जिसकी गाड़ी है, उसके जो माँ बाप हैं, जो जिम्मेवार हैं, उनके ऊपर जानी चाहिए। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज हम आपके जरिए जो जागरूकता हो रही है, जी। उसमें पेरेंट्स को ज्ञान होना जरूरी है, बच्चों को ज्ञान होना जरूरी कि आप बच नहीं सकते आप। सर मैं आपसे तो ये समझना चाहूंगा, लेकिन एक बात है कि इस तरीके की, और भारत के अंदर जैसा आपने बताया कि बहुत सारे सड़क हादसे होते हैं। कुछ दिन पहले हम एक आंकड़ा निकाल रहे थे जिसमें हर 3 मिनट में एक व्यक्ति भारत की सड़कों पर मारा जा रहा है। क्या क्या कदम उठाए और जा सकते हैं? ठीक है, आपने कानून थोड़ा और सख्त बना दिया है, लेकिन इमीडिएटली ऐसी क्या आपको लगता है 2-3 कदम जो उठाए जा सकते हैं, जो पुलिस उठा सकती है, आरटीओ उठा सकता है कम से कम, जो जिससे फौरी तौर पर इस तरीके की जो गतिविधियां हैं उन पर थोड़ा और कंट्रोल किया जा सके? देखिए, सबसे बड़ी कमी आज हमारे इन्फोर्समेंट की है। हम किस चीज को इन्फोर्स करते हैं, कब करते हैं इन्फोर्समेंट? दुर्घटनाएं होती हैं रात को 7 से 10 बजे, 11 बजे, 1 बजे तक। क्या हमारी हाईवे पे क्या इन्फोर्समेंट है? कोई भी नहीं इन्फोर्समेंट है। आज हमारी कोई हाईवे पेट्रोल सिस्टम नहीं है। आज दिल्ली में ही देखिए आप, 1300 लोग मरते हैं प्रतिवर्ष, 1200 से 1300, लेकिन 40% हिट एंड रन केसेस है। हमारे यहाँ क्या इन्फोर्समेंट है? और क्या इस चीज के बारे में हम क्या जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमारी फोरेंसिक साइंस का इस्तेमाल ही नहीं होता। 40% हिट एंड रन केसेस, वो भी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में। हमें पता ही नहीं किसने मारा, कौन चला गया। सब जगह तो हम कैमरा लगा नहीं सकते, लेकिन हमें सिलेक्टिव इन्फोर्समेंट करनी है। 24 घंटे का इन्फोर्समेंट होना चाहिए, सिलेक्टिव, थोड़ा थोड़ा करके। इसी तरीके से हाईवे पेट्रोल, हाईवे का एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन और हाईवे पे इन्फोर्समेंट होना चाहिए। आज दोनों चीज़ें हमारे यहाँ मिसिंग हैं। और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि अगर हम इन्फोर्समेंट ढंग से नहीं कर पा रहे, हम इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं कर पा रहे, इसी वजह से हम सिर्फ चंद केसेस को पकड़ते हैं जो मीडिया हमें हाईलाइट करती है। अदरवाइज दिन में 820 लोग मरना, कितना हम देखते हैं, कितना हमारे अखबारों में आता है? नहीं आता। जी, मैं अंत में जाने से पहले आपसे ये बात और भी समझना चाहूंगा कि क्या जो जिस तरीके से हमारे देश में ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है या लोगों को गाड़ी चलाना सिखाया जाता है, उसमें भी एक ओवरहॉल की आवश्यकता है? बिल्कुल सर, ये तो एक आपने जो ये मुद्दा छेड़ा है, ये सबसे आज इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि आज इतने 333 करोड़ हमारी गाड़ियां हैं, 3.5 करोड़ लाइसेंस हम इशू करते हैं हर साल। इतना डिमांड है लाइसेंसेस का, मोटर लाइसेंसिंग ऑफिसर्स नहीं है। तो हमने ये सोचा कि लाइसेंस को ऑटोमेटिक कर देते हैं, मतलब कि लाइसेंसिंग ऑफिसर और गाड़ी सीखने वाले के बीच में कोई, तो हमने ऑटोमेटिक ट्रैक्स बना दिए जहां पे कोई सिर्फ एक आइसोलेटेड ट्रैक्स है कि स्किल जानते हैं, लेकिन कोई डिफेंसिव ड्राइविंग के बारे में नहीं है, कोई नियमों के बारे में नहीं है, कोई कि हमारे जो ये खास नियम है बच्चों के लिए और ये इनके बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है। तो आज हमारा जो मोटर लाइसेंसिंग है वो सबसे पुअर है। उसकी सबसे बड़ी कमी है कि आज गाड़ी चालक को लाइसेंस मिल जाता है बगैर नियमों के जाने के। उसको ये समझ में नहीं है कि डिफेंसिव ड्राइविंग क्या चीज़ है। उसको ये समझ नहीं है कि हम जो साइन, सिग्नल, रोड मार्किंग्स जो हमारे सड़क पे लगे हैं उनका मतलब क्या है। तो ये तो हमारी सबसे बड़ी कमी है। केवल ड्राइवर्स ही नहीं, पुलिस पुलिस की ट्रेनिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स की ट्रेनिंग और ड्राइवर्स की ट्रेनिंग, तीनों में आज हमारे यहाँ बहुत बड़ी कमी है, जिस वजह से इतनी दुर्घटना हो रही है और इतने उल्लंघन हो रहे हैं। इनडिसिप्लिन है सड़क के ऊपर कि हर जना ही उल्लंघन कर रहा है किसी ना किसी तरीके।
बहुत बहुत शुक्रिया बलूचा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज़िंदगी बहुत कीमती है, बहुत प्रेशियस है, और इस तरीके से बेवजह बेतरतीब तरीके से गाड़ी चलाने से किसी की अगर जान चली जाती है तो शायद उससे बड़ा मलाल और कुछ हो नहीं सकता। तो बहुत बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रिक्ट कानून जो है उसको, पूरा नियमों और कानूनों को फॉलो किया जाए। माँ बाप भी ध्यान दें, और ड्राइविंग लाइसेंस की जो पूरी प्रक्रिया है उसको और भी मजबूत करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए बलूचा साहब। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आने बनाएगी हमारे साथ। नोएडा के सेक्टर 100 के लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी में एसी में ब्लास्ट होने के बाद एक फ्लैट में भीषण आग लग गई। वहीं उत्तर प्रदेश के झांसी में भी एसी में ब्लास्ट होने के बाद येस बैंक के अंदर आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। एसी में आग क्यों लगती है और सावधानी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इन सब क्या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं, इस पर आपको थोड़ा सा और जानकारी। दिल्ली में जो लगातार बढ़ती गर्मी है उसमें एक और चिंता बढ़ा दी है कि वो चिंता है कि गर्मी की वजह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जिस तरीके से आग लग रही है, फिर वो आग चाहे फैक्ट्री हो या गोदाम हो या फिर घरों में, इस मामले को लेकर हमारे सहयोगी अली ने बात की दिल्ली फायर चीफ के डायरेक्टर अतुल गर्ग से। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के निदेशक डॉक्टर वी के पॉल हमारे साथ है। सर, ये समझना चाहते कि एसी में जो आग लगने की घटनाएं आ रही हैं उसकी वजह क्या मानते हैं, क्यों आग लग जा रही है? देखिए, जो थोड़ा हमें साधारण जानकारी से हम ये कह सकते हैं कि जो ज़्यादातर आया है, या तो वो एसी के जो बिजली के हमारे टर्मिनल्स होते हैं जहाँ पे प्लग लगा है वहाँ पे एक एमसीबी होना चाहिए, या अंदर जहाँ पे आगे कनेक्टर्स लगे हैं, तो बिजली के कनेक्टर्स के कारण हो सकते हैं ये ज़्यादा। दूसरा, इसमें पीछे कोई कैपेसिटर है वो ब्लास्ट हो सकता है। तो ये कुछ इस तरह के 2-3 कारण हैं जहाँ पे ये हो सकता है। और दोनों तीनों कारण अगर हम थोड़ा ब्रेक लेके करें उसको, तो 5-6 घंटे के बाद उसको थोड़ा आराम कर दें, उसके बाद चलाएं, 3-4 घंटे के ज़्यादा ना चलाएं लगातार, तो ये काफ़ी सुरक्षित तरीके से ये चल सकता है। कोई इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत आना नहीं चाहिए। अगर वहाँ पे टर्मिनल्स में शॉर्ट सर्किटिंग है तो जाहिर है उसका नुकसान तो होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिजली की ज़रूरत होती है, करंट रेटिंग ज़्यादा होती है, तो इसमें चांसेस शॉर्ट सर्किटिंग से आग लगने के बढ़ते हैं। एक चीज और, आपकी फायर में एक्सपर्टीज भी रही है, फायर के आप जानकार भी माने जाते हैं सर। अगर इस तरीके की घटना हो जाए तुरंत क्या करना चाहिए? मतलब भाग एग्जिट तो करना ही करना है। देखिए, उस घटना ना हो उसके लिए ज़रूरी है कि ये, अब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है आजकल के समय में, तो ये एसीज के जैसे स्प्लिट यूनिट ऊपर लगा तो उसके नीचे आसपास जो ऐसा हो कि वहाँ से अगर कोई तार गिरता भी है या कुछ ऐसी गर्म चीज़ गिरती भी है तो वहाँ कंबस्टिबल मटेरियल, कपड़ा, कागज़, इस तरह की चीज़ें ना हो तो उसमें बचाव है। दूसरा, अगर खिड़की के पास ये लगा हुआ तो वहाँ पर्दे वर्दे उसके आसपास ना हो, तो पहले इतना तो बचाव किया जाए कि कुछ होता भी है तो वहीं पे सीमित रहे। और दूसरा ये है कि जब अगर कुछ अभी कोई ऐसी दुर्घटना हो ही जाती है तो सबसे पहले संभव हो तो आप मेन स्विच बंद कीजिए ताकि उसका इम्पैक्ट कम हो जाए। और दूसरा, अगर उसके स्विच करने के बावजूद कोई होता है, अगर आपके घर में फायर एक्सटिंग्विशर है हैंड हेल्ड पोर्टेबल, तो उसका इस्तेमाल करें, बहुत सुविधा होगा। आजकल आधा किलो और 1 किलो छोटे वाले डोमेस्टिक में सबको रखना चाहिए। हमने भी 2-2 3-3 अपने घर में रखे हुए सुरक्षा के लिए, उसका इस्तेमाल करें। उससे ज़्यादा बड़ा लगता है, उससे पहले ही आप तुरंत फायर को फ़ोन लगाएं ताकि वो आपको एक्सटर्नल हेल्प पहुंचाएं। हाय हाय, ये गर्मी आपने देख लिया कितनी गर्मी हो रही है, दिल्ली वालों के पसीने छूट गए हैं। वहीं गर्मी से इस तरीके का एक और रिकॉर्ड टूटा है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आपने सुना होगा कि दिवाली के वक्त में सबसे ज्यादा फायर में जो दिल्ली के अंदर या जो आसपास के क्षेत्र है वहां पे आग लगती है, लेकिन अब एक रिकॉर्ड टूट चुका है कि दिवाली में जितनी इस वक्त इन सालों में कॉल्स नहीं आ रही फायर ब्रिगेड पे, उससे ज्यादा इन दिनों में आई। और हमारे साथ खुद बात करने के अतुल गर्ग जी हैं, दिल्ली फायर चीफ डायरेक्टर। अतुल जी, क्या ये बात सच है? ये बात बिल्कुल, ये बात सच है। इस बार बिकॉज टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो अनप्रेसिडेंट कॉल आ रही हैं। हम लोग 250 का आंकड़ा भी पार कर चुके हैं कई बार, और कल हमने 183 फायर कॉल, एग्जैक्ट फायर कॉल होती हैं, वो अटेंड की हैं और सारी कॉल अटेंड की।
तो सर सबसे ज्यादा कहाँ के क्षेत्र है, मतलब क्या कंपनीज में, गोदामों में हो रही है, रेजिडेंस एरियाज में भी आती है? नहीं, देखिए कॉल पूरे इंडिया से आ रही है, पूरे दिल्ली से आ रही है, हर एरिया से आ रही है। हाँ। देखिए गर्मी सब जगह पड़ रही है, ऐसा स्पेसिफिक है नहीं, इसलिए कॉल का जो हमारा जो कॉल है वो सब जगह से है। कुछ जो बड़ी कॉल हुई अभी अगर 10-15 दिन पहले, तो वो कुछ इंडस्ट्री गोडाउन में हुई थी, क्योंकि उनमें क्या होता है, सामान भी होता है, जलने वाला सामान भी ज्यादा होता है, उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है, तो वो बड़ी कॉल थी। पर वैसे कॉल सब जगह से, ऐसा कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं कि वहां से कॉल कम आ रही है ज्यादा। क्या लोगों को आप एक तरीके से सावधानी वाली बात बताना चाहेंगे, किस किस चीज से ज्यादा आग का खतरा है इस गर्मी में और कैसे बचा जाए? देखिए अगर आप कॉल देखें तो 70% कॉल है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी एंड 30% फ्रॉम डिफरेंट, वो कूड़े में लग गई, किसी सिगरेट फेंक दी। तो बिजली की हेल्थ आपकी फैक्ट्री की, आपके हॉस्पिटल की, आपके प्रीमिसेस की बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-3 चीजें ठीक है, आप अपनी वायरिंग देखें, वर्न आउट नहीं होने की जगह चूहे ने काट दी थी, कहीं चिपक गई, हो गया। ओवरलोड तो नहीं हो रहा, क्योंकि ओवर ए पीरियड है, हर एक की लाइफ होती है, तो वायरिंग में डिके भी हो सकता है। तो बिजली की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है फायर फाइटिंग के केस में, फायर के केस में। अगर ये ठीक रहेगा ना, हमारा लोड ठीक है, हम मल्टीप्लगिंग नहीं करते, एसी को थोड़ा रेस्ट दे रहे हैं, तो उस एसी को अगर रेस्ट मिलेगा नहीं तो आग तो लगने लगेगी, है ना। ये एक्चुअली हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो सुना आपने अतुल गर्ग ने, उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें बताई कि किस तरीके से इंसान अपनी सावधानी बरत सकता है, जिससे उसे कोई भी ऐसी अनहोनी ना देखनी पड़े जिससे कोई जान या माल की हानि हो सके। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में जल संकट जो है वो गहराता जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने मटके फोड़कर, ये भारतीय जनता पार्टी का जो महिला विंग है उसने प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भीषण गर्मी के बीच जल संकट के कारण दिल्ली के कई इलाकों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है। पानी की किल्लत को लेकर दिल्ली सरकार की आज एक अहम बैठक हुई। मंत्री आतिशी ने हरियाणा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। वहीं ये जो महिलाएं आप देख रही हैं, भारतीय जनता पार्टी महिला विंग की कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली में प्रदर्शन किया। जब पानी की सप्लाई में कमी है तो पानी की सप्लाई की कमी के इलाकों में वाटर टैंकर्स भेजे जाते हैं। हम एक सेंट्रल वाटर टैंकर का वॉर रूम दिल्ली जल बोर्ड में सेटअप कर रहे हैं। ये जो वॉर रूम है ये एक सीनियर आईएएस अफसर द्वारा हेडेड होगा। एक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा। जो भी दिल्ली वासी हैं जो चाहते हैं कि उनको वाटर टैंकर चाहिए, वो 1916 पर कॉल करें। 1916 से उनकी ये रिक्वेस्ट हमारे वाटर टैंकर के वॉर रूम में जाएगी और वहां से जहां जहां पे भी पानी की सप्लाई की कमी है वहां पे वाटर टैंकर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। मेरे सहयोगी शरद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, दिल्ली में वैसे तो हर बार गर्मी में कुछ इलाकों में इस तरह की समस्या रहती है, लेकिन जितनी गर्मी इस बार पड़ रही है उसको देखते हुए समस्या और विकट होती जा रही है। कब तक राहत मिलने के आसार हैं? अंकित, आपने सही कहा कि एक तो इतनी गर्मी जो इस बार पड़ रही है ये पिछले कई सालों में हम देखें तो इतनी गर्मी नहीं पड़ी है और आंकड़े ये बता रहे हैं कि शायद इतनी गर्मी तो पहली बार पड़ी है। माना यह जा रहा है कि दिल्ली सरकार आज शाम ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकती है और कल मेंशनिंग की जा सकती है और जल्द सुनवाई की मांग दिल्ली सरकार कर सकती है। तो उसके बाद संभव है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देता है तो संभव है कि कुछ पानी जो है हरियाणा की तरफ से छोड़ा जाए। हालांकि अभी ये हम स्पष्ट तौर पे ये नहीं कह सकते कि जो दिल्ली सरकार आरोप लगा रही है हरियाणा सरकार पर कि उसने पानी कम छोड़ा है, क्या वाकई ऐसी स्थिति है या नहीं है। लेकिन अगर मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो फिर ये उम्मीद जरूर की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट दखल देगा और अगर सुप्रीम कोर्ट दखल देता है तो ये भी हो सकता है कि कुछ और रास्ते भी जो हैं दिल्ली को पानी देने के या पानी के और विकल्प जो हैं सप्लाई करने के वो दिल्ली के सामने आए। तो कल सुबह इंतजार करना होगा तब दिल्ली सरकार मेंशनिंग कोर्ट के अंदर कर सकती है और कोर्ट इसके अंदर दखल देगा। बहुत बहुत शुक्रिया शरद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कर्नाटका के हासन में जो उनका संसदीय क्षेत्र है वहां पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कई महिला संगठनों ने गुरुवार को सांसद प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कर्नाटक के हासन में प्रदर्शन किया। यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे जेडीएस के निलंबित सांसद ने
म्यूनिख से शुक्रवार को बेंगलुरु पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। समझाया जा रहा है कि वो अपने आप को एसआईटी के सामने प्रस्तुत करेंगे। वहीं कर्नाटक सरकार ने बुधवार को कहा था कि रेवन्ना को हवाई अड्डे पर पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 21 तारीख को, इस महीने की 21 तारीख को हम लोग के पास वो रिक्वेस्ट आया था कर्नाटका सरकार से। 23 तारीख को हम लोगों ने शोकॉस नोटिस, जो हमारा प्रावधान है, विधिवत जो प्रावधान है इंडियन पासपोर्ट एक्ट के तहत, हम लोगों ने शो कॉज नोटिस जारी किया उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम पे। उनको दिया गया कि क्या बताइए कि आपका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्यों नहीं कैंसिल हो सकता है। उसके लिए 10 दिन की अवधि है, 10 दिन के अंदर उनको जवाब देना है। 23 तारीख को हम लोगों ने ये शो कॉज नोटिस जारी किया था। हम लोग उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। जवाब मिल जाएगा, उसके बाद हम अपनी कार्रवाई आगे करेंगे इस पे। मेरे सहयोगी निहाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निहाल, प्रज्वल रेवन्ना, कई सारे टिकट सोशल मीडिया पर वायरल थे कि वो आने वाले हैं, इस फ्लाइट से आएंगे। अभी तक उनके आने की क्या चर्चा हुई है? और साथ ही साथ उनकी एंटीसिपेटरी बेल पे सुनवाई कल होगी, लेकिन अगर वो आज पहुंचते हैं तो उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसा कर्नाटक सरकार कह रही है। देखिए, इसके अंदर पासपोर्ट अधिकारी की जो बात आ रही थी सामने, वो बिल्कुल साफ है कि अगर 10 दिनों का शो कॉज नोटिस के बाद उसकी अवधि होती है, अगर इसमें उन्होंने जवाब नहीं दिया तो विदेश मंत्रालय का अपनी कार्रवाई कर सकता है। जहां तक सवाल प्रज्वल रेवन्ना के बेंगलुरु में आने पर गिरफ्तारी का है, तो उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट पहले से ही जारी हो चुका है। और जो मामले 7 साल से ऊपर के सजा के होते हैं, जैसा कि इस प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ बलात्कार के 3 मामले हैं, और ऐसे मामलों में किसी भी गिरफ्तारी वारंट की कोई जरूरत नहीं होती। पुलिस जब चाहे आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन यहाँ पर चूंकि अरेस्ट वारंट इशू किया गया, और इसलिए किया गया था ताकि विदेश मंत्रालय से उसके पासपोर्ट के सस्पेंशन या उसको इम्पाउंड करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा सके। यहाँ पर काफी दबाव कर्नाटक सरकार पर भी है और काफी हल्ला हंगामा यहाँ हो रहा है। हासन में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ आज, और इससे पहले भी वहाँ प्रोटेस्ट होते रहे हैं। ऐसे में सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ चूंकि अरेस्ट वारंट है, और वो जैसे ही एयरपोर्ट पे आएगा उसके बाद फौरन उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन इसकी भी एक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया क्या है कि एसआईटी, स्थानीय पुलिस, यानी जो वहाँ की जो कर्नाटक पुलिस के जो लोग वहाँ पर हैं, जिस डिवीजन में वो आता है, वहाँ की स्थानीय पुलिस को इन्फॉर्म करेगी। स्थानीय पुलिस सीआईएसएफ, जिसकी की सुरक्षा है एयरपोर्ट पे, उसको सूचित करेगी। और जैसे ही इमिग्रेशन से बाहर निकलेगा प्रज्वल रेवन्ना, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वो सीआईएसएफ के हिरासत में होगा। सीआईएसएफ उसको स्थानीय पुलिस को, और फिर स्थानीय पुलिस एसआईटी को सुपुर्द कर देगी। तो ये प्रक्रिया है। उम्मीद की जा रही है कि आज 12:30 और 1 बजे के बीच में जो फ्लाइट म्यूनिख से रवाना हुई है उसमें प्रज्वल रेवन्ना है, जो टिकट से जो जानकारी मिल रही है। और प्रज्वल रेवन्ना ने भी कहा था कि 21 तारीख को वो 10 बजे दिन में एसआईटी के समक्ष आत्मसमर्पण करेगा। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इसी फ्लाइट से आ रहा है, और आज रात तकरीबन 12:30 से 1 बजे के बीच में ये फ्लाइट यहाँ बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं चुनाव प्रचार के आखिरी दिन वाराणसी में मतदाताओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश भेजा है, आपको सुनवाते हैं। हम यही लिए कहला कि अब माई गंगा हमें गोद ले है। काशी के लिए ये बार का चुनाव नव काशी के साथ विकसित भारत के निर्माण का चुनाव हो। काशी के लोगन के 1 जून के दिन नया रिकॉर्ड बनावे के हो। साथियों, बीते 10 वर्ष में केंद्र सरकार के हर योजना में काशी हमार साथ देले हो, हमके मार्गदर्शन देले हो। बाबा विश्वनाथ का भव्य धाम, काशी रिंग रोड का प्रोजेक्ट, बनारस के रेलवे स्टेशन का विकास, गंगा घाट के विकास से रोपवे प्रोजेक्ट तक, हर योजना
काशी ही नहीं पूरे पूर्वांचल के नए विकास से जोड़ ले हो। वहीं देश भर के प्रमुख मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। चुनाव से पहले उनकी भगवान की अदालत में अर्जी। आज सुबह काशी में भी श्री विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने दर्शन किए। आज के लिए सवाल इंडिया का में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ।